नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के 12 साल बेमिसाल, नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ पीएम मोदी ने रचा इतिहास। कैबिनेट ने तालियां बजाकर दी बधाई, देश भर में जश्न और पूजा। कांग्रेस बोली ये संदिग्ध उपलब्धि। ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका, बागियों की लिस्ट में काबा मदीना वाली सयानी घोष भी। तो वहीं टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने दिया इस्तीफा। असम सीएम हिमंता विश्व शर्मा से मुलाकात के बाद बीजेपी में जाने की खबर। मध्य प्रदेश कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, पुलिस केस छिपाने का आरोप, काली पट्टी बांधकर उपवास पर बैठी कांग्रेस। बीजेपी बोली नियमों के तहत हुई कार्रवाई। खानसर पहुंचे पटना हाईकोर्ट, एफआईआर रद्द करवाने की मांग, सम्राट सरकार को नोटिस। हॉर्मुज़ में बड़ा तनाव, अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर किया हमला, ईरान ने दी जवाबी कार्रवाई की बड़ी चेतावनी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात नेहरू से आगे नरेंद्र की। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसे छूना किसी भी नेता के लिए एक ख्वाब जैसा होगा। आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीएम नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने 12 साल का सफर पूरा कर लिया है। दफ्तर में 4399 दिन पूरे कर पीएम ने इतिहास रच दिया। आज जैसे ही कैबिनेट की बैठक शुरू हुई, सभी मंत्रियों ने अपनी सीट से खड़े होकर पीएम मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। पूरे कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इसी बैठक में मोदी के इस ऐतिहासिक सफर को सलाम करते हुए एक विशेष प्रस्ताव भी पास किया गया। पीएम मोदी की इस उपलब्धि पर पूरे देश में एनडीए और बीजेपी के नेता, सांसद, केंद्रीय मंत्री मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। तो वहीं मोदी के रिकॉर्ड पर कांग्रेस ने कहा कि ये खुद से घोषित और संदिग्ध तरीके से गढ़ी गई उपलब्धि है। मोदी भारत के गले में चक्की का पत्थर बन गए हैं। उनके कार्यकाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कांग्रेस के साथ साथ कई विपक्षी नेताओं को पीएम की उपलब्धि पर मिर्ची लग रही है। सर, इतनी बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि, चारों तरफ तारीफ हो रही है, जश्न भी बन रहा है, लेकिन विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है? देखिए, विपक्ष के रिएक्शन से मालूम चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या अचीव किया है। इतना स्तरहीन जाकर के आप अटैक करोगे प्रधानमंत्री मोदी के इस उपलब्धि के ऊपर, तो लोग हंसेंगे। आपके अंदर ये जो डिप्रेशन और ये जो अंदर से जो आपका जो निराशावादी जो चेहरा है वो सामने आ रहा है। भाई, फैक्चुअल चीज है कि एक कंटिन्यूअस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने सारे प्रधानमंत्री को पीछे छोड़ दिया। इस हकीकत से कोई आंख चुरा सकता है? ये तो इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री मोदी वो एक बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं। इट इज नॉट अबाउट सर्विंग मोर देन नेहरू। नेहरू के आइडिया, नेहरू के कंट्रीब्यूशन से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन और उनसे बड़े आइडिया पे भारत को प्रधानमंत्री मोदी लेकर के गए हैं। ये पचता नहीं है। 80 करोड़ परिवार को खाना, नेहरू के जमाने में 17 करोड़ वोटर थे। भूखमरी से लोग मरते थे, भूख से। ये पहली बार 2014 के बाद जो सरकार आई है, भूख से लोगों की मौत नहीं होती। गरीबों को फ्री अनाज दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज, जो डिलीवरी का सिस्टम जो प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिएट किया है, वो अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री, ठीक है, हर प्रधानमंत्री का एक कंट्रीब्यूशन है। ये कहना भी गलत होगा कि भाई किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सर, भारत जो है एक, ठीक है, स्लो ही था, लेकिन वो निरंतर आगे बढ़ता गया। सबका कंट्रीब्यूशन है।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह का एक्सेलरेशन दिया है, एज ऑफ इंडिया, भारत अब ग्लोबल राजनीति में, विश्व में एक शक्ति बनकर उभरा है, इससे तो डिनाई नहीं किया जा सकता ना। और यही बात, यही अचीवमेंट वो विपक्ष को पच नहीं रहा है। जी, अब बात बंगाल की राजनीति की, जहां हलचल जबरदस्त है और हर दिन ममता बनर्जी को बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। ताजा झटका ये है कि जादवपुर लोकसभा सीट से टीएमसी सांसद सैनी घोष भी काकुली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल है। सैनी घोष ने बागी खेमे को अपना समर्थन देते हुए उससे जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। सैनी ममता अभिषेक की काफी करीबी मानी जाती है, पर उन्होंने भी ममता का साथ छोड़ दिया है। साथ ही टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी और पद से इस्तीफा दे दिया। सुष्मिता ने दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा से मुलाकात भी की है और बताया जा रहा है कि सुष्मिता बीजेपी में जा सकती है। तो वहीं फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में कल सुनवाई भी होनी है। सर, क्या कुछ चल रहा है टीएमसी के भीतर? अगर सुष्मिता देव, सैनी घोष जैसे लोग ममता का साथ छोड़ देंगे तो ममता का साथ कौन देगा? देखिए, ममता तो खुद ही खबर आ रही है कि अपनी पार्टी का साथ छोड़ रही है, वो कांग्रेस में जा रही है। सोनिया गांधी कह रही है कि भाई आ जाओ बहन, बहुत हो गया, ये बीजेपी वाले तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी पार्टी तो गई, तुम्हारा दफ्तर भी जाएगा, तुम्हारा सिंबल भी जाएगा, तुम कहीं की नहीं रहोगी। धृतराष्ट्र बन गई थी ममता बनर्जी। ये अपने इस भाईपों के चक्कर में धृतराष्ट्र बन गई। ग्राउंड से निकली हुई एक लीडर इतना बड़ा मिस्टेक कर जाए कि वो जन भावना को मिसरीड कर जाए, इतने भ्रष्टाचार, महिलाएं नाराज, सारे लोग नाराज, और आप तक ये भनक तक नहीं पहुंची, तो ये टीएमसी का ये हाल तो होना ही था। ये सारी बातें हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये टीएमसी सिर्फ भय, गुंडागर्दी, मसल पावर, मनी पावर के आधार पे वहां पे रूल कर रही थी। सब कुछ गया तो सब कुछ निकल गया। भाई, ये सारे एमपीज को भी तो डर लग रहा है ना, पब्लिक में निकलना है, पब्लिक दौड़ा रही है सबको। तो ममता बनर्जी के सामने ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, उनके हाथ से पार्टी निकल चुकी है। सयानी घोष हो, कल महुआ मोइत्रा पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चली जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। कारण ये कि सब लोगों को लग रहा है कि ममता बनर्जी की ये पार्टी और ममता बनर्जी की राजनीति एक डेड एंड पे आ गई है। वो तो निपट जाएंगी, हम लोगों का राजनीतिक करियर भी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जी, अब बात कांग्रेस में मचे घमासान की। मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जांच के दौरान रद्द कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का खेल बिगाड़ने का काम उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने किया है, क्योंकि उनमें से कई की नजर उस सीट पर थी। वैसे कांग्रेस इस फैसले का विरोध कर रही है, जबकि बीजेपी इसे पूरी तरह नियमों के तहत हुई कार्रवाई बता रही है। आज भोपाल में कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाने और संविधान की रक्षा के नाम पर सामूहिक उपवास किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित विरोध प्रदर्शन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने हाथों में संविधान की प्रतियां लेकर और काली पट्टी बांधकर चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। सर, क्या कोई खेल हो गया है मीनाक्षी नटराजन के साथ? देखिए, मीनाक्षी नटराजन वो कोई कांग्रेस की उम्मीदवार नहीं है, वो राहुल गांधी की उम्मीदवार है, और कांग्रेसियों ने उनके साथ खेला कर दिया। भाई, तेलंगाना से कागज निकला कैसे? भाई, वहां की सरकार, वहां के अधिकारी, वहां के नेता वही तो बताए होंगे। इलेक्शन कमीशन को कहां से मालूम चलेगा कि भाई आपके खिलाफ एक केस चल रहा है? वो केस भी क्या है? केस है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक महिला के साथ यौन शोषण होता है, जिसमें इनको भी जानकारी दी गई, बट शी डिड नॉट टेक एनी एक्शन। तो जो वो कोर्ट में मामला गया तो उसमें इनका भी नाम आ गया। अब इनका नाम आ गया तो अब तो ये बच नहीं सकती, ऑलरेडी कोर्ट। तो आपने दस्तावेज और सारी चीजें ये कांग्रेसियों ने ही मुहैया कराया, ये जानते हुए कि राहुल गांधी की ये चहेती हैं, राहुल गांधी की उम्मीदवार हैं। दिग्विजय सिंह को हटाकर, बाकी सारे लोगों को हटाकर मीनाक्षी नटराजन को वहां पे उम्मीदवार बनाया गया। तो ये जो भीतरघात कांग्रेस पार्टी के अंदर हो रहा है, ये मीनाक्षी नटराजन के लिए नहीं है, इट्स अ वार्निंग शॉट फॉर राहुल गांधी। जैसे ममता बनर्जी के साथ टीएमसी में हुआ
कहीं राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी में ना हो जाए। जी, अब बात खान सर केस की। पटना हाईकोर्ट में फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई। जस्टिस चंद्रशेखर झा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है और 4 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश भी दिया है। खान सर की ओर से रिट याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कोचिंग को फिर से खोलने और पुलिस को अच्छे ढंग से जांच करने और एफआईआर रद्द करने की बात कही गई है। सर, क्या कुछ हुआ आज हाईकोर्ट में? क्या कानूनी पचड़े में फंस गए हैं ये खान सर? देखिए, वो तो एक टेक्निकल मसला है कि भाई सरकार को भी नोटिस दिया जाए, 1 सप्ताह का समय दिया गया है। अब सरकार की तरफ से क्या जवाब मिलता है वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन प्राइमा फेसी ये हमारे सिस्टम का भी बलिहारी है। भाई कोई कोचिंग सेंटर है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स उसमें है या नहीं है, अब इसके लिए भी कोई करमचंद को बिठाना होगा, सीबीआई को लाना होगा। ये तो यस एंड नो का सवाल है, और अगर है तो कोचिंग में ताला बंद होगा। सेफ्टी नॉर्म्स सुचारू रूप से है तो ताला खोलना पड़ेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये मामला सिंपल होता तब तो चीजें होती। 2 कोचिंग सेंटर्स के बीच झगड़ा हो रहा है, एक को आपने जेल में डाल दिया, दूसरे को आपने जो है जमानत देकर दी, एंटीसिपेटरी बिल देकर के उसको बाहर कर दिया। और जबकि जिसने गोली चलवाई और जिसने अफवाह फैलाने का काम किया, जो फरार हुआ, उसको बेल मिल गया और दूसरे पक्ष को जेल मिल गया। तो ये अभी बहुत सारी चीजें हैं। ये कोर्ट का फैसला किस ओर जाएगा ये 20 तारीख तक जो है वो क्लियर होगा। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो बिहार के लिए ठीक नहीं है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़ा सैन्य हमला कर दिया। अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका ने एक साथ ईरान के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी बमबारी कर दी है। अब तो किसी भी समझौते की उम्मीद बेहद कमजोर हो गई है, क्योंकि दोनों देशों ने फिर एक दूसरे पर हमला कर दिया है। सर, क्या चल रहा है? क्या शांति नहीं आएगी? ज्यादा चालाक बनने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। निगोशिएट कर लेंगे, डील कर लेंगे, बहुत बड़े डीलबाज बन रहे थे। क्या हुआ? आपकी सारी हेकड़ी निकल गई। इसने अटैक किया, 2 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। जब मार के उन्होंने गिरा दिया तो वहां से आर्मी और वहां की सरकार खबर को दबाने में लग गई कि ये कैसे हुआ है, टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, अटैक हुआ है, ये हुआ। आपको 2 दिन लग गए ये बताने में, लेकिन फिर क्या हुआ? किसी खोजी पत्रकार ने बता दिया कि भाई ये तो ईरान के अटैक में मारा गया। देन यू केम इनटू प्रेशर। जब आपके हेलीकॉप्टर्स को, आपके विमान को वो गिरा रहा है, उसके बाद भी अगर आप एक्ट नहीं करोगे तो फिर कायर कहलाओगे। वैसे दुनिया तो कह ही रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक कायर राष्ट्रपति है। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद वो ईरान के ऊपर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में वो जीत हासिल नहीं। भाई नुकसान ज्यादा हुआ ईरान का, लेकिन लोगों की नजरों में ईरान जो है डटा हुआ है, टिका हुआ है और अमेरिका को जवाब दे रहा है, डिप्लोमेटिकली भी और युद्ध के क्षेत्र में भी। ये परसेप्शन है। तो ये जो साइकोलॉजिकल वॉर है वो तो अमेरिका ऑलरेडी हार चुका है। तो अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो आज वो ट्रुथ सोशल पे लिख रहे हैं कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब हम सिर्फ जो है अटैक करेंगे। तो भाई कीजिए अटैक। आपने तो 4 महीने पहले कहा था कि स्टोन एज में भेज देंगे, वो आपको ही स्टोन एज में भेज दिया। भाई आप तो बिल्कुल उसी हालत में हो गए ना कि कोई सुपर पावर नहीं, कोई चिंटू पिंटू देश हो आप। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की मिस्टेक की वजह से ये पूरा युद्ध जो है वो आगे बढ़ रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।